हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक मेंबर्स के बारे में। स्टैटिक मेंबर्स होते क्या हैं, कब हम उनको यूज़ करते हैं, और फिर फंक्शन ओवरलोडिंग करेंगे, और फिर हम करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो आज का सिर्फ ये 3 टॉपिक रहेंगे जो कि बहुत आसान है। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम जो ऊप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिकली इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनसे स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से 3 या 4 क्लासेस और बची होंगी इसमें, और फिर हमारा ऊप्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट आई थिंक ओएस हम स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन कि मैंने वीडियो डाली, या फिर कार्तिक लाइव क्लास कर रहा है, या फिर हिंदी की वीडियो डल रही है, तो उसके लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। और फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो स्टैटिक मेंबर्स होते क्या हैं बेसिकली, हम यूज़ कहाँ करते हैं स्टैटिक मेंबर्स को? स्टैटिक मेंबर्स तो स्टैटिक मेंबर्स वो होते हैं, अगर हमें किसी, जैसे कि एक बोल लो कि एक क्लास है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल पर्पस के लिए हमें एक सिंगल डेटा आइटम बनाना पड़े। ठीक है, एक सिंगल डेटा आइटम बनाना पड़े स्पेशल पर्पस के लिए, जो कि क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के लिए काम आए, तो हम उस मेंबर को हम स्टैटिक डेटा मेंबर बोल देते हैं, स्टैटिक मेंबर बोल देते हैं। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होते हैं ना, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं किस ऑपरेटर के थ्रू? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ कैन वी एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शंस, या हाउ कैन वी एक्सेस स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, किसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टैटिक मेंबर की मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। इफ वी वांट टू मेंटेन अ सिंगल डेटा आइटम, इफ we want to maintain a single data item for special purpose, if we want to maintain a single data item for special purpose for all objects of the class, for all objects created for the class, for all object created for the class, then we declare that item as static. ठीक है, then we declare that item as static, या then we declare that as static, then we declare that item as static। ठीक है, अब हम इसको एक पॉइंट और नोट बना के लिख लेंगे कि हम इसको जो एक्सेस कैसे कर सकते हैं स्टैटिक मेंबर को। मैंने अभी बताया स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कैन बी कॉल्ड और एक्सेस्ड यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी called or accessed can be called or accessed using scope resolution operator, using scope resolution operator। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता था, तो मैंने लिखवा दिया इधर। अब इस पे छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं एक, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे
क्या कर देंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग और फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फिर क्लास को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनहेरिटेंस के देखेंगे। इनहेरिटेंस को शायद हमारी 2 क्लासेस में कंप्लीट होगी, मल्टीपल बहुत सारा इनहेरिटेंस में बताने के लिए। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन का, ठीक है। एग्जाम्पल, अब वही सिमिलर चीज की हमें एक क्लास बनानी है, किसके नाम से हमने बना दी, क्लास एम्प्लॉय के नाम से हमने क्लास बना दी, ठीक है। एग्जाम्पल, क्लास बना दी हमने एम्प्लॉय के नाम से, एम्प्लॉय के नाम से हमने क्लास बना दी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया ना, प्राइवेट एक हमने एक एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया प्राइवेट टाइप का, क्लास में हमने एक एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया प्राइवेट, और उसमें हमने क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, कैरेक्टर नेम चाहिए, हम 2 ही चीज ले रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी चाहिए, कौन सी टाइप की होती है, इंट टाइप की एम्प्लॉय आईडी चाहिए, और एक कैर ले लिया हमने नेम का, ठीक है। कितने का हमने ये ले लिया, 50 कैरेक्टर्स का हमने नेम ले लिया। तो हमने ये 2 चीज ले ली। अब हमें जो इनपुट करवाना है ना, वो सिर्फ इन्हीं के लिए करवाना है, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ले लेते हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ले लेते हैं, और जो हम फंक्शन बनाएंगे ना, वो स्टैटिक फंक्शन बना देंगे, स्टैटिक वॉइड इनपुट और स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, 2 फंक्शन बना देंगे, ठीक है। स्टैटिक वॉइड इनपुट, ठीक है। अब इसमें आप सी इन सी आउट जो भी करना चाहते हो वो करो। अब ऐसे ही हम स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले कर देंगे, स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले। ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, पहले वो हम सी आउट करेंगे भैया एंटर द नेम, सॉरी एंटर एम्प्लॉय आईडी, फिर वो सी इन करेगा, एंटर वो एम्प्लॉय आईडी आप डालोगे, ठीक है। फिर एंडल करेगा, फिर एंटर द नेम लिखा हुआ आएगा, वो सारी चीजें फिर सेम इसी सी आउट कर देंगे कि भैया नेम ये है, ये वो है। ये मैं बहुत सारे प्रोग्राम में करवा चुका हूँ, एक ही प्रोग्राम ले रहा हूँ, इसलिए मैं बीच में कुछ लिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिर्फ हमें क्या करना है, ये वर्ड इनपुट से भी चलता है, ये वर्ड डिस्प्ले से भी चलता है, बट हमें ये जो फंक्शन है हमने स्टैटिक बना दिया, क्योंकि मैंने अभी क्या डेफिनेशन बताई थी कि जो डेटा आइटम हम स्पेशल पर्पस के लिए, जो एक सिंगल डेटा आइटम जो स्पेशल पर्पस के लिए हम बनाएंगे ना, सभी ऑब्जेक्ट क्लास के लिए, और ऐसा कुछ होता है तो हम उसको स्टैटिक मेंबर फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब हम इसमें क्या करना है, हमने सिर्फ वॉइड मेन करना है। वॉइड मेन में क्या करेंगे हम, वॉइड मेन करना है, वॉइड मेन करना है। वॉइड मेन करने के लिए भैया हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को कॉल करना है। अब उसमें तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, इसमें हम सीधा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर लेंगे, हम फंक्शन को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू हम एक्सेस कर लेंगे। एम्प्लॉय इनपुट हमारा फंक्शन था, ठीक है। और एम्प्लॉय हमारी क्लास है, और दूसरा फंक्शन हमारा कौन सा था, डिस्प्ले, ठीक है भाई। हमारा 2 फंक्शन थे, एक एम्प्लॉय इनपुट था, एक एम्प्लॉय डिस्प्ले था। और यहाँ पे ये एक क्लास बंद करना भूल गया था, ये जो हमारा यहाँ पे हो गया गेट ch कर दिया, और ये हमारा हो गया प्रोग्राम खत्म। ये सारी चीजें वही हैं, वॉइड इनपुट सी इन करेंगे, इसमें तो वो मैंने लिखा नहीं है, ऐसे ही डिस्प्ले के लिए सी आउट करेंगे। सी आउट में आप ये नेम है भैया, नेम इज इक्वल टू, फिर उसका एड्रेस दे देंगे। तो ये सारी चीजें वो थी। बाकी इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा था नहीं जो नहीं समझ में आया हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं इसको पूरा लिख के बता दूंगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे बता देना, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हुई आज स्टैटिक मेंबर्स की, कि कहाँ पे यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, किस लिए यूज होते हैं। मेन जो चीज थी इसमें वो हमारी थी कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। हम उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर उससे डॉट ऑपरेटर से हम उसको यूज करके और फिर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते थे उसमें फंक्शंस को, ठीक है। इसमें हम सीधा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं। ये इसमें मेन मुद्दे की बात है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये मैंने बता दिया आपको। तो अब हमारी जो बात है, अब हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग,
फंक्शन ओवर लोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग से आप क्या समझते हो? फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग में हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं सेम नेम से, बट जो उसमें आर्गुमेंट होते हैं ना वो 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं। और सेम नेम से जब आर्गुमेंट देते हैं ना, मतलब सेम नेम, जैसे कि कैसे मैं बताना चाहता हूं आपको, इंट सम हमने दे दिया, उसमें एक में हमने इंट एक्स इंटू वाई दे दिया आर्गुमेंट, दूसरे में हमने दूसरा जो फंक्शन दिया वो भी इंट सम के नाम से दे दिया, उसमें हमने 3 आर्गुमेंट दे दिए, इंट एक्स इंटू वाई इंट जेड, मतलब इंट आर्गुमेंट इंट एक्स इंटू वाई इंट जेड दे दिया। ठीक है, तो उस चीज को हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन have the same name but different number of type of argument is called function overloading। तो कंपाइलर जो है ना क्या काम करता है? कंपाइलर सेट्स द फंक्शन अकॉर्डिंग टू आर्गुमेंट। कंपाइलर अपने आप को सेट कर देता है, सॉरी फंक्शन को सेट कर देता है आर्गुमेंट के हिसाब से। ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट मुझे दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शन हैव सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, process of defining with same name, process of defining function have the same name, process of defining function have same name। ठीक है, जिसका नेम सेम हो, फंक्शन का नेम सेम हो, बट इसमें कंडीशन क्या होगी? बट डिफरेंट नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स इज कॉल्ड, बट डिफरेंट नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन डिफरेंट नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर जब देखेगा ना कि कंपाइलर सेट्स द फंक्शन अकॉर्डिंग टू आर्गुमेंट, अब उसने देखा कि भैया इंट एक्स इंट वाई है, तो वो अब कंपाइलर उस हिसाब से सेट कर देगा कि भैया 2 आर्गुमेंट आ रहे हैं एक्स और वाई का, तो हम सीधा इंट 2 वैल्यू मिलेंगी तो वो उसी में डालेगा। अगर 3 होती तो वो 3, जब हम 3 को हम डालेंगे उसमें तो 3 के हिसाब से सेट कर देता। तो ये एक पॉइंट है, कंपाइलर सेट्स द फंक्शन अकॉर्डिंग टू द आर्गुमेंट्स। कंपाइलर सेट्स द फंक्शन अकॉर्डिंग टू आर्गुमेंट्स। अब ये एक एग्जांपल देख लो, इसमें क्या एग्जांपल है कि भैया हमने 2 फंक्शन ले लिए, एक इंट सम ले लिया और इसमें जो हमने आर्गुमेंट दे दिया इंट सम ले लिया, दोनों हमने ले लिया इंट सम के नाम से। इसमें हमने ले लिया आर्गुमेंट इंट एक्स और इंट वाई, इसमें हमने ले लिया आर्गुमेंट इंट एक्स इंट वाई और इंट जेड। ठीक है, ये हमने आर्गुमेंट ले लिया, ये 2 आर्गुमेंट ले लिए। तो जब हम सम के लिए 10, 20 या फिर 20, 30 देंगे तो वो किस में जाएगा? इंट एक्स और इंट वाई में। व्हेन वी गिव सम 10, 20, यानी कि यहां पे एक नोट बना देते हैं, जब हम व्हेन वी इनपुट सम 20, 30, तो वो किसके पास जाएगा? तो वो जाएगा देन इट will goes to function int x int y, then it will goes to function int sum int x int y। अब हमने ये तो नहीं बताया कि हमने इसी फंक्शन के लिए डिफाइन किया या इसी फंक्शन के लिए हमने वैल्यू डाली है। अब सिमिलरली अगर हम यहां पे वैल्यू 3 की डालते, when we input 20, 30, 40,
ठीक है, देन इट विल गोज, तो वो किसके पास जाएगा, इस फंक्शन के पास जाएगा, इट विल गोज टू फंक्शन, कौन से फंक्शन के पास जाएगा, सम इंट एक्स, सम इंट एक्स इंट वाई इंट जेड, ठीक है, तो वो अपने आप इसके पास चला जाएगा। तो ये जो चीज थी ये मेन थी। अब इस पे एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट था, और इस पे एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कुछ खास डिफरेंट नहीं है, वही आर्ग्यूमेंट्स अलग होंगे, बट है हमारा सिलेबस में, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। तो हमने एक क्लास बना ली, इसमें एक प्रोग्राम ले रहे हैं, हमने एक क्लास बना ली, किसके नाम से, हमने वही डेमो के नाम से क्लास बना ली, ठीक है, क्लास हमने डेमो के नाम से बना ली। अब इसमें हमने 3 फंक्शन लेने हैं, 3 फंक्शन लेना भाई, हमने ले लिया पब्लिक टाइप के 3 फंक्शन ले लिए, ठीक है, पब्लिक टाइप के हमने 3 फंक्शन ले लिए, एक में ले लिए, 2 हमने ले लिए इंट सम के, 2 और एक हमने ले लिया फ्लोट टाइप का, ठीक है। तो हमने क्या करा, पब्लिक इंट सम इंट एक्स इंट वाई, ये हमने फंक्शन यहां पे हमने कर दिया, रिटर्न कर दिया एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हमने कर दिया, इसमें रिटर्न हमने यहीं पे रिटर्न कर दिया एक्स प्लस वाई। अब हमने एक और फंक्शन, एक और हमने बना लिया, इंट सम इंट एक्स इंट वाई इंट जेड, ठीक है। हमने क्या किया, एक और हमने वो ले लिया फंक्शन इंट एक्स इंट वाई और इंट जेड के नाम से। यहां पे भी भैया हमने क्या किया, सेम चीज, रिटर्न कर दिया, क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हमने एक फ्लोट टाइप का ले लिया फंक्शन, फ्लोट सम ही बना दिया हमने, तो हमने ले लिया फ्लोट एक्स और फ्लोट वाई, फ्लोट एक्स और फ्लोट वाई ले लिया हमने, यहां पर सीधा रिटर्न करवा दिया भैया एक्स प्लस वाई। तो ये हमने 3 फंक्शन ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने करना है भाई, हम जब हम इसमें एक डिस्प्ले फंक्शन बना देते हैं, क्या बनाएंगे, हम एक डिस्प्ले फंक्शन बना देते हैं, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। अब इसमें हम सी आउट करेंगे, सम इज, सी आउट सम इज, और सी आउट, क्योंकि हमने ये ऊपर डिफाइन कर रखा है कि भैया ये रिटर्न हम वैल्यू कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो सी आउट सम इज, सी आउट सम इज, ठीक है, हम सी आउट कर रहे हैं सम को, तो क्या हम सम करेंगे, अगर हम इसमें जो हम सम 20-30 देता हूं, सम 20 और 30 देता हूं, अगर हम इसमें सम 20 और 30 देते हैं तो वो कहां पे जाएगा, फ्लोट में जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, तो वो सीधा हमारा किस में जाएगा, इसमें जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सी आउट सम इज सम 20, 30, 50 देता हूं, तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा इसमें। ऐसे ही हमने किया सी आउट सम इज, अब फ्लोट है तो मैंने लिख दिया भैया, क्या लिख दिया मैंने, सम, फ्लोट है तो क्या लिख दिया मैं, 20, 30, 40 तो नहीं दे सकता ना, पॉइंट में वैल्यू चाहिए उसको, तो पॉइंट में मैं वैल्यूज दे दूंगा, सम 7.5 और 8.5 या 8.6 कर दिया, कुछ भी लिख दो, 8.5 लिख दिया, ठीक है। तो ये फ्लोट के फंक्शन में जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये सारी चीजें थी, यहां पे हमने क्लास को कर दिया बंद। अब हम मेन फंक्शन में चले जाते हैं, वॉइड मेन, वॉइड मेन। हमने डेमो क्लास ली थी, तो इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, डेमो का हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे,
ठीक है, डेमो का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट हमें किस लिए यूज करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले कर देंगे ताकि वो हमें स्क्रीन पे दिख जाए, obj डॉट डिस्प्ले। obj डॉट डिस्प्ले हमने कर दिया, उस फंक्शन को कॉल कर दिया, हमने गेट ch कर दिया भैया, और हमने कर दिया 1। तो इससे क्या होगा, जब आप सम 20 30 दोगे ना, वो कहीं नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा जिसमें आपने आर्गुमेंट ये दे रखा है, int x और int y दे रखा है। आपने फ्लोट दे रखा है, फ्लोट एक्स वाई दे रखा है, तो वो देखेगा भैया फ्लोट की वेरिएबल कहाँ है, डेसिमल वैल्यू कहाँ है, तो वो सीधा डेसिमल वैल्यू देख के हो जाएगा सीधा फ्लोट वेरिएबल के पास। उसने देखा 3 आर्गुमेंट दे रखे हैं, तो 3 आर्गुमेंट वाला कहाँ है, वो इसमें जाएगा और कहीं नहीं जाएगा वो सीधा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसमें हमारा नाम तो फंक्शन का सेम है, फंक्शन ओवरलोडिंग। इसमें हमारा फंक्शन का नाम सेम है, इंट सम, यहां पे फ्लोट सम हो गया, बट नाम तो सेम ही है इनका। बात आ गई समझ में, नाम सेम है, तो इस हिसाब से हमारा ये हो गया हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। आर्ग्यूमेंट्स अलग है, आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है, बट हमारा नाम सेम है, इसलिए हम इसको फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है, फिर कल मिलेंगे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के साथ, मतलब परसों कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं सॉरी इनहेरिटेंस स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं उसमें अगर वो एक क्लास में कवर हो पाता है तो, नहीं तो हम 2 क्लास उसमें लगेंगे। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, अब फंक्शन ओवरलोडिंग देख लिया, ऐसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देख लेते हैं एक एग्जांपल करके। चीजें सेम ही है इसमें भी। कंस्ट्रक्टर आपने पढ़ा था मेरे ख्याल से एक क्लास छोड़ के, एक इस क्लास जो पिछली क्लास हुई है उससे पहले वाली क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, तो और डिस्ट्रक्टर पढ़ा था, तो क्या होता है वो सब आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ वो आपने पढ़े होगे वो क्लास। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या आता है, हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। जो मैंने अभी फंक्शन ओवरलोडिंग में बताया था कि नेम सेम रहता है फंक्शन का, बट जो आर्गुमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब इसको सीधा मैं एक एग्जांपल से समझता हूं। ठीक है, हमने एक एग्जांपल ले लिया, अब मैंने एक क्लास बना ली, किस क्लास के नाम से बना ली, हमने बना ली क्लास सैंपल के नाम से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया, हमने एक क्लास बना ली सैंपल के नाम से, क्लास हमने बना ली सैंपल के नाम से। ठीक है, इसमें मैंने ले लिया प्राइवेट टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया पहले प्राइवेट टाइप का, और उसमें हमने इंट ले लिया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया 3 ABC। ठीक है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया और उसमें मैंने 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए। ठीक है, फिर हमने एक पब्लिक टाइप का हमने बना दिया, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक ले लिया हमने। ठीक है, पब्लिक ले लिया और हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपको पता है वो सेम होता है, जो कि क्लास का नेम होता है उसी नाम से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो हमने सैंपल के नाम से एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, सैंपल के नाम से हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया और उसमें हमने ए जो लिया था उसमें हमने वैल्यू डाल दी 5। ठीक है, ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमने कर दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है भैया, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अब हम एक और कंस्ट्रक्टर ले लेंगे सैंपल। सैंपल के नाम से ही कंस्ट्रक्टर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी बताया था मैंने इंट एक्स और इंट वाई हमने पैरामीटराइज्ड, जो मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर में, वो हमने कर लिया। ये क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आर्गुमेंट्स दे दिए तो इसलिए पैरामीटर्स दे दिए, सम कुछ पैरामीटर्स दे दिए हमने, तो उस कारण ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, अब
इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, x y थी ना, तो हमने जो x की वैल्यू वो हमने b में डाल दी और जो y की वैल्यू है वो हमने c में डाल दी। ठीक है, x की वैल्यू हमने b में डाल दी, y की वैल्यू हमने डाल दी c में। अब हमने एक फंक्शन बना दिया भैया, कौन सा फंक्शन बना दिया, डिस्प्ले के नाम से। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले के नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, वॉइड डिस्प्ले के नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया, उसमें हम बोलेंगे भैया सी आउट ए। ठीक है, ए की आप सी आउट करोगी, ए क्या है, ए में क्या डला हुआ है वो दिखाए। ठीक है, तो हमने भैया सी आउट कर दिया ए को, ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमने डिस्प्ले का एक फंक्शन बना दिया। और एक और हमने फंक्शन बना दिया वॉइड लार्ज के नाम से, कि बड़ा कौन सा है, वॉइड लार्ज। एक और फंक्शन हमने बना दिया वॉइड लार्ज। अब वॉइड लार्ज में अगर इफ b इज ग्रेटर देन c, ये विजिबल नहीं होगा आपको तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसके बाद मैं इधर स्टार्ट कर दूंगा। हमने एक और फंक्शन बना दिया, वॉइड डिस्प्ले के नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया और हमने बना दिया एक और फंक्शन वॉइड लार्ज के नाम से। अब इसमें मैंने एक कंडीशन दे दी, इफ कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी, इफ कंडीशन दे दी। अगर b जो है, इफ b इज ग्रेटर देन c, तो क्या होगा, हम करेंगे सी आउट लार्जेस्ट इज b। ठीक है, सी आउट लार्जेस्ट इज b। ठीक है भैया, एल्स सी आउट लार्जेस्ट इज b कर दिया भैया हमने, एल्स एल्स क्या फिर सी आउट होगा अगर b बड़ा नहीं है तो, लार्जेस्ट कौन सा हो गया अगर b बड़ा नहीं है तो, c बड़ा हो गया। ठीक है, अगर b हमने कंडीशन दे दी, वर्ड लार्ज के नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया, अगर b बड़ा है c से तो ठीक है भैया लार्जेस्ट b हो गया, अगर b c से बड़ा नहीं है तो लार्जेस्ट क्या हो गया, c ही हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम एक मेन फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मेन फंक्शन हमने बना लिया, क्योंकि बिना मेन फंक्शन का हमारा कोई मतलब नहीं है इतना लिखा पढ़ी करने का। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो है ऑब्जेक्ट बना लिया। क्या बना लिया हमने, ऑब्जेक्ट बना लिया। सैंपल S1 और एक सैंपल S2, एक इसके लिए ऑब्जेक्ट बना दिया, एक हमने बना दिया ऑब्जेक्ट किसके लिए, इसके लिए। तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया सैंपल S1 और सैंपल S2, दो ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, हमने दो ऑब्जेक्ट बना दिए। तो ये क्या कर रहा है, इन्वोक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कर रहा है और ये इन्वोक कर रहा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो ये इन्वोक कर रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को और ये इन्वोक कर रहा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हमने दो उसके बना दिए। क्या बना दिए हमने, ऑब्जेक्ट बना दिए। अब S1 डॉट डिस्प्ले, हम S1 डॉट डिस्प्ले हमने इसके लिए बनाया था तो हमने इसको कॉल कर दिया S1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, और S2 डॉट किसके लिए हमने बनाया था, लार्ज के लिए हमने बनाया था, तो हमने उसके लिए हमने फंक्शन बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, तो हमने उसको कॉल कर दिया। ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रोग्राम खत्म। सीधा हमने कुछ नहीं करना, गेट ch करा और यहाँ पे हमारा हो गया प्रोग्राम खत्म। तो इसमें हमने क्या किया, हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी है। कंस्ट्रक्टर का आपको पता है जिस नाम से क्लास का नाम होता है उसी नाम से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो क्लास नेम हमने सैंपल ले लिया, प्राइवेट टाइप का हमने एक्सेस स्पेसिफायर लिया और उसमें 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए ABC।
पब्लिक में हमने सेम नाम, जिस नाम से क्लास बनाई थी उसी नाम से कंस्ट्रक्टर होता है, तो वही हमने कर दिया, सैंपल नाम से कंस्ट्रक्टर बना दिया, और फिर हमने उसमें वैल्यू डाल दी, ए की 5 वैल्यू है, ठीक है। फिर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया सैंपल, जो कि क्लास के नाम से ही होता है कंस्ट्रक्टर, अभी भी मैंने पीछे भी बताया था। तो इंट एक्स और इंट वाई, उसमें दो मैंने एक आर्गुमेंट्स डाल दिए, ठीक है, आर्गुमेंट डाल दिया। तो उसमें मैंने क्या किया, जो x की वैल्यू है वो b में डाल दी, और y की वैल्यू है वो मैंने डाल दी c में। अब एक मैंने फंक्शन बना दिया डिस्प्ले के नाम से, वर्ड डिस्प्ले कर दिया, और हमने सीधा भैया सी आउट को डिस्प्ले करवा दिया, क्योंकि हमने ए में वैल्यू पहले से ही डाल रखी है। अगर नहीं डाल रखी होती तो यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते वर्ड इनपुट, बट फिर वो कंस्ट्रक्टर टाइप का कुछ रह, छोड़ो उस चीज को। वर्ड लार्ज एक मैंने फंक्शन बना दिया वर्ड लार्ज के नाम से, ठीक है, वर्ड लार्ज के नाम से फंक्शन बना दिया। तो उसमें एक कंडीशन लगा दी, इफ b इज ग्रेटर देन c, अगर b c से बड़ा है तो लार्जेस्ट b होगा, नहीं तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, c लार्जेस्ट होगा। फिर मेन फंक्शन बना दिया, मेन फंक्शन में हमने दो उसके बना दिए ऑब्जेक्ट, एक s1 सैंपल s1, एक सैंपल s2। s1 इन्वोक कर रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, जो ये हमने कहा गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये जो हमने लिया था, और जो s2 जो इन्वोक कर रहा है वो हमें आना कर रहा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। उसके लिए हमने दो ऑब्जेक्ट बना दिए, s1 और s2, दो हमने ऑब्जेक्ट बना दिए। फिर हमने s1 डिस्प्ले के लिए कॉल किया, और s2 हमने किया लार्ज, ये डिस्प्ले को दिखाएगा, ये लार्ज को दिखाएगा, जोन सा दोनों को दिखा के, और हमारे यहाँ पे हो गया प्रोग्राम खत्म। तो भाई आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे आपको पता ही है हमारा क्या टॉपिक है। हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऊप्स के कॉन्सेप्ट अब हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 3 क्लास या 4 क्लास मैक्सिमम लगेंगी ऊप्स को खत्म करने में, और देन वी विल स्टार्ट विद आई विल स्टार्ट विद OS। मोस्ट प्रोबेबली हम OS को ही स्टार्ट करेंगे, बट अगर कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है तो OS ही चलेगा, नहीं तो फिर देखते हैं कुछ और टॉपिक जो भी है, या फिर इसी को पहले अच्छे से कर लेते हैं। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय भोलेनाथ।